तो बेटा कैसे हैं सभी लोग। बेटा आज ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, अगर आपका पेपर 8 अप्रैल को है तो बेटा ये 25 क्वेश्चंस पूरे करके जाना, क्योंकि ये 25 क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए तो बेटा तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन बहुत ही अच्छे वाला है, ये मेरी गारंटी है। ये वो 25 क्वेश्चंस हैं जो मैं पूरे शिफ्ट्स का एनालिसिस करके ट्रेंड का सिलेक्शन करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। जो अभी तक नहीं आया वो आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी होती ही है, और जो आया है उसमें से भी क्या टाइप का नहीं आया वो भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बेटा ये बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं 25 जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो अच्छे से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉज करके, और अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो बेटा कमेंट जरूर करना। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं बेटा वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदाउट एनी टाइम वेस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, पूरे वीडियो में सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ द क्यूब आर 3% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। तो देखो बेटा, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, बोले कि भाई डेंसिटी में एरर चाहिए तो इसको मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो माइनस डेल्टा वी कर देते। ऐसा नहीं होता बेटा। डेल्टा डी बाई डी प्लस में डेल्टा एम बाय एम प्लस में डेल्टा वी बाय वी। एरर विल बी एडेड ओनली। आप क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, परसेंटेज एरर इन द डी दैट इज द डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 3 प्लस में 2। तो हमारे पास अच्छा लेंथ में है ये, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम को आप क्या लिख दोगे, एल क्यूब। तो डेल्टा वी बाय वी बराबर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। तो इसको आप लिख दोगे 3 इंटू में 2। तो यहाँ पर से आप देखिए ये कितना आंसर आ रहा है, 9%। ओके, पहला क्वेश्चन इजी लिया है, इसका मतलब ये समझ के मत चले जाना कि ये तो फर्जी चीजें करा रहे। फर्जी चीजें नहीं कराने वाला हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आगे तक वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। देखो अगला क्वेश्चन। A bullet is fired in a horizontal direction with a muzzle velocity of 300 meter per second. In the absence of air resistance, how far will it drop in traveling a horizontal distance of 150 meter? देखो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत आज खराब है बट कर रही अपन। एक बुलेट को आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया है 300 मीटर पर सेकेंड से। अब ये करते हुए कुछ ऐसी जाएगी क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। भाई इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका है, 150 मीटर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कितना टाइम लगा होगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 300t। अब इसको पहुंचना है 150, दैट इज इक्वल टू 300 इंटू में टी। तो टी बराबर कितना रहा, 1/2 सेकेंड। अब 1/2 सेकेंड में कितना डिप कर गया होगा, तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। भाई नेगेटिव में होगा डिस्प्लेसमेंट, बट अपन तो पॉजिटिव ही पूछा है। तो हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू में 1/2 का स्क्वायर। तो व्हेन यू विल सॉल्व वाई बराबर कितना आ रहा है बेटा, 2.5/2। तो यू कैन गेट वाई इज इक्वल टू 1.25 मीटर। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, देखना जरूर। A 20 kg block is placed on a top of a 50 kg block as shown. A horizontal force F acting on A causes an acceleration of 3 meter per second square to A and 2 meter per second square to B as shown. For this situation, mark out the correct statement. अब बेटा अभी तक की जितनी भी जेई मेंस हुई हैं उनमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, अभी जो सेशन 2 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रिडिक्टिबिलिटी बनती है कि इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखो ध्यान से जरा। अब हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि अगर बी को कोई चला रहा है तो वो कौन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है। अब बी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो दैट मीन्स एफ बराबर हो जाएगा 20 इंटू में 2। तो यहां पर से देखो एफ बराबर कितना आ रहा, 40 न्यूटन। अब ये वही फ्रिक्शन फोर्स है जो किसके बीच में लग रहा होगा, ए और बी के बीच में लग रहा होगा। समझ में आया। अब नेट फोर्स ऑन ए इज, तो बेटा ए के ऊपर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। आप एक बात समझो, पहले तो इस पे एक एफ लग रहा है, भाई ये पीछे की तरफ एफ लगेगा फ्रिक्शन का, दैट इज 40 न्यूटन। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चल रहा है। अब एक इसको ग्राउंड के कारण नॉर्मल मिलेगा, लेट से n1।
और ऊपर से एक तो 20 kg वाले का आएगा 200 और एक इसके खुद के मास का आएगा 500। अब यहां पर से आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा। इसके लिए लिख दिया मैंने ए वाले ब्लॉक के लिए, तो हम क्या लिखेंगे F माइनस 40 बराबर 50 इंटू में 3। तो भैया F बराबर कितना आ रहा है आपके पास, 50 इंटू में 3 150 प्लस में 40, तो व्हाट यू आर गेटिंग दैट इज F इज इक्वल टू 190 न्यूटन। ठीक है, अब आप समझो, अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स तो वही होता है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा इस पे बेटा 150 न्यूटन। ये क्या है F की वैल्यू। अगर मैं F नेट की बात करूंगा तो F नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F माइनस एफ, तो दैट मीन्स इट विल बिकम कितना 150 न्यूटन। तो यहां पर से देखो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया बेटा, क्योंकि आपको ना ये सारी चीजों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अब अलग अलग पूछा जाएगा तो आपको सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। द फिगर बिलो शोज अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अ horizontal conveyor belt which is accelerating at 1 meter per second square. What is the net force on the man in this situation? Take mass of the person to be 70 kg. If the minimum acceleration of the belt for which the man remains stationary with respect to the belt is 3 meter per second square, then the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt would be. बेटा आप एक बात समझो, अब ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, बट ये क्यों लिया है मैंने, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है भाई मैन को चलाने वाला कौन है, फ्रिक्शन। तो भैया मैं क्या लिख दूंगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो F बराबर कितना आ जाएगा, मास इज 70 इंटू में एक्सेलरेशन इज 1, तो F बराबर कितना आ गया बेटा 70 न्यूटन। ठीक है, F बराबर कितना आ गया 70 न्यूटन। अब एक बात को समझो कि भैया सेम फोर्स अगर मैक्सिमम लगा देंगे तो F मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में एन, और ये हो जाएगा M इंटू में ए मैक्सिमम। अब आप देखो मैन का अगर एफडी देखते हैं तो एन आएगा ऊपर और डी की वैल्यू नहीं दे रखी तो 700 मान लेते हैं, 700 आएगा नीचे। तो यहां पर से आप देखो ये हो जाएगा 70 इंटू ए मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू में 700। अब ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 3, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू में 700। तो म्यू बराबर कितना बनता है बेटा 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.3, तो 70 न्यूटन एंड 0.3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ड्राइव शाफ्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल रोटेट्स एट 3600 rpm and transmits 80 horsepower up from the engine to the rear wheels. The torque developed by the engine is, तो बेटा देखो टॉर्क डेवलप्ड का आपको फॉर्मूला पूछा, नाउ पावर इज इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा। अब नंबर ऑफ आरपीएम दे रखे हैं तो ओमेगा कितना आ जाता है बेटा 2 पाई एन अपॉन 60, कितना आ जाता है 2 पाई एन अपॉन 60, तो ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एन इज 3600 अपॉन 60, जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे तो ओमेगा बराबर कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 60, तो ये आ गया 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब आप समझो पावर आपको काय में दे रखी है, हॉर्स पावर में, तो पावर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 742 होता है, अपन 740 ले लेते हैं, कोई फर्क बात नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर आएगा। तो पावर बराबर कितना आ रहा है बेटा, देखो जरा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना है मेरे को। 80 इंटू में 740, ठीक है, ये आ रहा है 59,200, ठीक है, जूल, सॉरी नॉट जूल, इट इज वॉट, टाइम आएगा बेटा वॉट में। अब मैंने बोला पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। अगर आपको एफिशिएंसी दे जाए तो भैया ये इतनी तो इस पे आ रही है, हमको क्रैंकशाफ्ट की एफिशिएंसी निकालना हो तो बस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, तो पावर कितनी जनरेट हो रही है वो मिल जाएगा।
भैया ये याद रखना, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। इंटू में 100 भी कर लो वाले से, तो यहाँ पर से आप देखो क्या बन जाएगा, 59/200 दैट इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा इज 120 पाई। तो टाउ बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखो 157.03 न्यूटन मीटर। अब बेटा देखो अपन ने कितना लिया था, 742 लेते एग्जैक्ट आंसर मैच करते। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, सी विल बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन अ क्वार्टर पार्ट ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r as shown in the figure. It is released from the point A. The normal contact force exerted by surface on the particle when it reaches the point P. अभी तक बेटा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, बहुत मेहनत करके मतलब वीडियो लेके आ रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। देखो वेलोसिटी यहाँ पर से v हो जाएगी। अब आप समझो ये कितना नीचे आ गया, ये लेंथ है l, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, l साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर से आप देखना एम जी इंटू में l साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल तो 0 थी, बोलो यार क्या लगा दिया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि भैया ये कितना बन जाएगा, एम जी एल बाई टू दैट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है बेटा, जी एल। तो v बराबर क्या बन रहा है बेटा, अंडर रूट जी एल, ठीक है, अंडर रूट जी एल। अब मुझे क्या निकालना, नॉर्मल फोर्स। तो भाई आप ध्यान से देखो एम जी तो लगेगा नीचे, इसका कॉम्पोनेंट लो, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप देखो इस तरफ क्या बनेगा, एम जी कॉस 60 डिग्री, और साथ ही साथ क्या आएगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा आपके पास, नॉर्मल, ठीक है बेटा। अब देखो बॉडी यहां पर से कहीं हिल रही है क्या, नहीं। क्या इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्या, नहीं। तो हम लिख सकते हैं एन बराबर एम जी कॉस 60 डिग्री प्लस में एम वी स्क्वायर बाय आर। आर की जगह एल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर क्या बन जाएगा, एम जी बाय टू प्लस में एम जी एल बाय एल। एल से एल को काटो, एन बराबर आ गया बेटा 3mg/2। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्लियर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। एट इट्स एपिलियन द planet Mercury is 6.99 into 10 की पावर 10 मीटर from the sun, and at its perihelion it is 4.6 into 10 to the power 10 meter from the sun. Its orbital speed at aphelion is 3.88 into 10 to the power 4 meter per second. Then its perihelion orbital speed would be. अब बेटा देखो इसका क्वेश्चन तो इस बार अभी तक देखने को नहीं मिला, समझ में आ रहा है। कौन के ऊपर बेस्ड है ये, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें हमने लिखा था एंगुलर मोमेंटम एट एपिहेलियन इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम एट पेरिहेलियन। तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी आर ए इक्वल्स टू एम वी बी आर बी आर पी, एम वी पी आर पी। एम से एम कट जाएगा भाई, वी ए दे रखा है, बोलो 3.88 इंटू 10 की पावर 4 इंटू में आर ए कितना दे रखा है बेटा, 6.99 इंटू 10 टू द पावर 10 दैट इज इक्वल टू वीपी हमको चाहिए, आरपी कितना आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.88 इंटू में 6.99 और डिवाइडेड बाय 4.6, तो ये आ रहा है बेटा 5.89, तो 90 ही लिख दो। तो वीपी बराबर कितना बन गया, 5.90 इंटू में 10 टू दी पावर 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो यार पेरीहेलियन बोले तो पास, समझ में आया नहीं आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहा, ऑप्शन बी। बोलो यार बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया होगा सबको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस एक्सल ओवर अ वेल. A rope of negligible mass is wrapped around the cylinder and a bucket of mass m is suspended from the rope.
द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट विल बी। देखो बेटा, अगेन आई एम सेइंग, डोंट टेक इट कि भाई यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बेटा ध्यान से समझो, मैं भी प्रिडिक्शन ही लगा सकता हूं, बट हाँ ये कह सकते हो कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं जो कह रहा हूं वो हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक जो मैंने प्रिडिक्शन लगाए थे वो सही हुए हैं। आप लोग वीडियोस को देख सकते हो, जो जो मैंने बोला था वो आया है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पर से आप देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई आप समझो क्या दे रखा है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट। अब बकेट क्या कर रही होगी, प्योर रोलिंग कर रही भाई। तो मैंने बोला कि भाई मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, तो ये ए से नीचे आ रही होगी। अब अगर देयर इज नो स्लीपिंग वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब आर इज द रेडियस ऑफ द एक्सेल, आर अल्फा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखना ध्यान से जरा, अब एक्सेल है तो मैं तो भरा हुआ मानूंगा, भरा हुआ मानूंगा। तो ध्यान से देखना बेटा, बकेट का अगर मैं एफडी बनाता हूं, ऊपर आएगा टेंशन, नीचे आएगा कैपिटल एम जी। नाउ व्हाट आई कैन राइट, दैट इज एम जी माइनस टी बराबर एम ए हो गया। और अगर मैं एक्सेल का बेटा आपको साइड व्यू दिखाता हूं, देखना जरा ध्यान से, टेंशन इधर आ रहा होगा और ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है अल्फा से, तो भैया मैं लिख सकता हूं टी इंटू में आर दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो भैया टी इंटू में आर दैट इज आई, आई कितना आएगा भाई, एम आर स्क्वेयर बाय टू, एम आर स्क्वेयर बाय टू। क्यों, क्योंकि भाई यह सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो बकेट का मास स्मॉल एम है, वो डायग्राम में कुछ अलग दिया है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, अपन आंसर निकालते हैं पहले। तुम्हें मारा है तो वो ये इसका ही मास है, ये तो गलत दे दिया है। ठीक है, तो टी बराबर क्या बनेगा, एम आर अल्फा बाय टू। आर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए, तो ये हो गया एम ए बाय टू। नाउ सब्सटीट्यूट इन द अबव इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट, दैट इज एम जी माइनस एम ए बाय टू दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। तो भैया ये हो गया एम जी बराबर टू एम प्लस में स्मॉल एम इंटू में ए बाय टू। तो भैया ए बराबर कितना आ रहा है, टू कैपिटल एम जी अपॉन में स्मॉल एम प्लस में टू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज अच्छा, ठीक है, वो स्मॉल एम और इसमें गड़बड़ है। ओके, तो ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उनने स्मॉल एम को माना है कैपिटल एम और कैपिटल एम को ले लेना है स्मॉल एम। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बेटा, जो कि अभी तक फिजिक्स में इतने ज्यादा नहीं आ रहे, बट मैं कह सकता हूं कि 8 अप्रैल में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो भाई स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, टॉर्क ड्यू टू अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द ओरिजिन। तो बेटा आप एक बात समझना कि जब आपने बोला कि एफ नेट जीरो, एफ नेट अगर जीरो है तो टाउ आप कोई भी एक्सिस के अबाउट निकालोगे वो क्या आएगा, बराबर। तो टाउ अबाउट ओ विल बी इक्वल टू टाउ अबाउट ओ डैश। तो बेटा आप एक चीज याद रखना कि फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट, एंड टॉर्क ड्यू टू कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। तो भैया टॉर्क ड्यू टू कपल में एफ नेट कितना हो जाता है, जीरो। तो भैया टॉर्क तो क्या रहेगा, सेम, टॉर्क क्या रहेगा, सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। भाई जिनको डिटेल में एकदम ये वाला समझना है टॉर्क वाला, वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो लंबा जा सकता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली अगर तुमको देखना हो तो देखो बता भी देता हूँ कि अगर मान लो भाई मैं टॉर्क लिखता हूँ तो समीशन ये मैं लिखता हूँ आर आई इंटू में क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जब नए पॉइंट पे शिफ्ट कर दोगे तो टाउ डैश बराबर बनेगा आर वन प्लस ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो भैया आप जब इसको सेपरेट लिखोगे तो ये तो बेसिकली बन जाएगा इनिशियल टॉर्क प्लस में ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये तो नेट फोर्स है तो यही जीरो है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो टाउ कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है। ठीक है बेटा,
आगे चलते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM about O with an amplitude and time period t. अच्छा, the magnitude of its acceleration at t equal to 8 seconds after the particle reaches the extreme position would be। देखो पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, एक्सट्रीम पोजीशन। भाई आप एक बात समझो कि अगर मीन पोजीशन से चलना चालू करता है तो यहां पर से ऐसा ऐसा कुछ चलता है पार्टिकल, तो हम बोलते हैं t/8, t/8 नहीं, अच्छा इससे t/8 सेकंड बाद। तो देखो भाई ध्यान से समझना, यहां से यहां तक पहुंचने में t/4 और यहां से यहां तक पहुंचने में t/4, फिर ये t/4, ये t/4 और ये t। तो आप एक चीज समझना, ऐसा मत बोल देना कि t/8 पे तो बोले ये तो a/2 पे होगा, ये गलत हो जाएगा। देखो फेजर डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं बेटा। पार्टिकल कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब t/8 सेकंड में कितना एंगल चलेगा, मैंने बोला थीटा एंगल चलेगा। तो थीटा को आप क्या लिख दोगे, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा बराबर क्या बनेगा, 2 पाई टाइम पीरियड इंटू में t/8, टी से टी काट दो, थीटा बराबर कितना रहा, π/4। तो मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2। तो बेटा मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन तो ये है, आप समझो ये एंगल थीटा है ना। आप समझो एक्सट्रीम से कितना एंगल चलेगा, π/4। तो कहां तक पहुंचेगा एक्सट्रीम से, तो भाई मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया मीन पोजीशन से, a/√2। अब आप एक बात सुनो कि अगर मेरे को एक्सेलरेशन लिखना वो होता माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का 2 पाई टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इंटू में a/√2। ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू में a/√2, जिसको आप लिख सकते हो ऑप्शन ए आ रहा है यार, क्या लिख सकते हो और क्या लिखूं इसमें, ऑप्शन ए बन गया है। तो ठीक है बेटा, अब देखो सबको मजा आया कि नहीं आया, ये कुछ नया क्वेश्चन बताया मैंने। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि फेजर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, ये जेईई सेशन 1 में भी नहीं आया था। तो ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि भाई इस बार आपको देखने को मिले। और बाकी एक क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो भी अभी तक आया नहीं है, तो वो भी आ सकता है बेटा कि आप मान के चलो ये मीन पोजीशन से जा रहा था और इस पे एक मास ड्रॉप कर दिया, तो क्या बनेगा नया एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ वायर हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी दिस, ठीक है, stretched between two rigid support with a tension of 450 Newton. The wire resonates at a frequency of 420 Hertz. The next higher frequency at which the wire resonates is। देखो बेटा समझना ध्यान से जरा, वायर को आपने दो जगह के बीच में फिक्स कर दिया है। अब या तो वायर इस तरीके से कर सकता है, ठीक है, या फिर वायर इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस तो यही बनेंगे। तो आप एक बात समझो, पहले वाले केस में क्या मैं लिख सकता हूं कि λ/2 बराबर एल है, तो लैम्डा बराबर कितना आ रहा है, 2l। तो भैया v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, तो f बराबर कितना बन रहा है, v/12 पहले वाले केस। दूसरे वाले केस के लिए क्या बन रहा है, f बराबर 2v/l। तो क्या मैं nth वाले में लिख सकता हूं nv/2l। क्यों लिखा बेटा मैंने, आपको समझाने के लिए, समझना। अब हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान से देखना, √t/μ, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, मैंने बोला भी है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। v बराबर √t की वैल्यू कितनी है, टेंशन इज 450 न्यूटन अपॉन में 5 इंटू 10⁻³ तो भैया ये बन रहा है v बराबर 300। v बराबर कितना आ रहा है बेटा, 300 मीटर पर सेकेंड। अब उनने बोला f(n+1 माइनस f(n) दैट इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, n+1 v/12
माइनस एन वी बाय 12। भाई ऐसा कहाँ लिखा कि फंडामेंटल है, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हो जाएगा 490 माइनस 420, दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एन से एन कट जाएगा, ये बनेगा वी बाय 12। अच्छा, ऐसे सॉल्व करना था, ऐसे ही सॉल्व करना था। वी हो गया 300 अपॉन में 12, तो एल बराबर कितना बनना बेटा, 300 बाय 2 इंटू में 70, जीरो से जीरो को उड़ा दो, तो एल बराबर कितना बन रहा है, 30/14। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 2.14 मीटर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप कि आपको ये मजा आ रहा है बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और कमेंट क्लिक करना बेटा, कुछ भी अगर डाउट हो तो। देखो आगे चलते हैं। एन एरोप्लेन हैज मास ऑफ दिस एंड ईच विंग हैज एरिया दिस, ड्यूरिंग लेवल फ्लाइट द प्रेशर ऑन द विंग्स लोअर सरफेस इज दिस, द प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग इज, take P naught equal to this, assume the pressure difference is only on wings not on body। आप समझो ये विंग है, ठीक है, अब ये ऊपर वाला प्रेशर दे रखा है, नहीं लोअर सरफेस का दे रखा है, कितना 7 × 10⁴ इंटू में कर दो एरिया, ये क्या आ गया फोर्स, और ऊपर वाले के कारण आ रहा होगा P इंटू में एरिया। अब भाई ये बैलेंस कर रहे होंगे किसको, mg को, तो मैंने बोला 7 × 10⁴ इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू P इंटू एरिया प्लस में mg, है ना। अब आप समझना, कि भाई मैंने लिखा इसको 7 × 10⁴ इंटू में एरिया कितना बेटा 40, दैट इज इक्वल टू P इंटू में 40 प्लस में मास कितना बेटा 1.6 इंटू 10⁴, और इंटू में क्या कर दोगे g दैट इज 10। तो यहाँ पर से आप देखो 7 × 10⁴, मैंने बोला 40 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा प्रेशर प्लस में 1.6 इंटू 10⁵ अपॉन में 40 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर से आप देखो 7 इंटू में 10⁴ दैट इज इक्वल टू P प्लस में ये बन जाएगा 0.4 इंटू 10⁴, तो P बराबर क्या बन रहा है हमारे पास, जैसे 6.6 इंटू 10⁴ पास्कल। अब समझना बेटा ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था भाई, इतना सिंपल कराने का कोई उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, बट आप एक बात समझो, यहां पर से आपको बर्नौलीज थ्योरम का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आपको लोअर एंड पे वेलोसिटी दे दी, अपर एंड पे वेलोसिटी निकालने को बोल दिया जाए। समझ में आ रहा है? तो बर्नौलीज थ्योरम क्या लगाते हैं हम, P/ρg प्लस में v²/2g, हाइट का डिफरेंस लेंगे नहीं, तो P1/ρg v1²/2g दैट इज इक्वल टू P2/ρg प्लस में v2²/2g। इसका इस्तेमाल करेंगे एंड यू कैन गेट द आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 743 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज एडेड टू रेज द टेम्परेचर of 5 mole of an ideal gas by 2 Kelvin at constant pressure. How much heat energy is required to raise the temperature of the same mass of the gas by 2 Kelvin at constant volume? तो बेटा देखो कांस्टेंट प्रेशर है तो NCP डेल्टा टी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हीट बराबर कितने मोल दे रखा है आपको, 5 मोल। अब आप समझो Cp आ रहा है हमारे पास, इंटू में डेल्टा टी दे रखा है 2, अब ये उनने दे रखा है कितना 743, दैट इज 10 इंटू में Cp। तो Cp बराबर कितना बनना है 74.3। ठीक है, जूल पर केल्विन मोल। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक और चीज पता होती है कि Cp माइनस Cv बराबर होता है, तो मैंने लिखा 74.3 माइनस Cv बराबर हो गया R दैट इज 8.3। Cv बराबर क्या बन जाएगा, देखो 3 से 3 तो 0 हो गया, 74 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 66। ठीक है, 66 जूल पर केल्विन मोल।
ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, व्हेन इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू बराबर क्या हो जाता है, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि वर्क डन बराबर हो जाता है जीरो। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन बराबर जीरो, मतलब कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। तो भैया क्यू बराबर क्या बनेगा, एन। एन की वैल्यू कितनी है, 2 मोल, सॉरी 5 मोल। टीवी कितना है, 66, इंटू में डेल्टा टी अभी भी 2। तो यहाँ पर से आप देखेंगे क्यू बराबर कितना बन रहा है, 660 जूल। क्यों ये क्वेश्चन लेके आया बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग समझोगे कि गैस ही नहीं दे रखी कौन सी है, तो गलत क्वेश्चन है बेटा। गैस देना की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है तो कमेंट करना बेटा, ऑसम लिखो, जरा ओपी वगैरह लिखो तो समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, monoatomic gas, is carried from state P naught V naught to state 2 P naught V naught along a straight line path in a PV diagram. The amount of heat absorbed by the gas in the process is given by। ठीक है भाई। तो देखो डेल्टा यू बराबर तो क्या लिख दोगे, एन सी वी डेल्टा टी। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो सीवी बराबर हो जाएगा 3R/2। देखना जरा ध्यान से, डेल्टा यू बराबर क्या बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज 2, सीवी मतलब कि 3R/2, इंटू में डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा, देखना जरा ध्यान से। मैंने लिख दिया T2 माइनस T1। तो डेल्टा यू बराबर 3R/2 इंटू में NR/T2 माइनस NR/T1। बोलो यार ऐसा लिख सकता हूँ। तो डेल्टा यू बराबर क्या बन जाएगा, 3R/2। अच्छा आर तो अंदर ही भेज दिया ना, और आर तो अंदर भेज दिया, हट जाएगा, 3/2 बचेगा बस, 3/2। अब भाई मेरे को पता है आइडियल गैस है, तो पीवी इक्वल टू NRT। तो ये कितना हो जाएगा, P2V2 माइनस P1V1। ठीक है बेटा। तो डेल्टा यू बराबर कितना आ रहा है मेरे पास, 3/2। ये बनेगा 4P0V0 माइनस P0V0। तो यहां पर से आप देखेंगे तो डेल्टा यू बराबर कितना आ रहा है, 9P0V0 बाय। अब आप ध्यान से समझो, उनने हमको एक हिंट दे रखा है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो वर्कडन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। वर्कडन हो जाएगा ये P0V0 से कहां पर जा रहा है, 2P0V0 2V0 तक जा रहा है। तो भैया वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। अब ध्यान से देखो, एरिया वही वर्क डन क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 2P0 प्लस में P0 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज V0। भैया वर्क डन कितना आ रहा है मेरे पास, 3P0V0/2। अच्छा अब मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। तो भैया डेल्टा क्यू बराबर क्या बन जाएगा, डेल्टा यू कितना है आपके पास, 9P0V0/2 प्लस में कितना कर देंगे, 3P0V0/2। तो यहां पर से आप देखो डेल्टा क्यू बराबर कितना आ रहा है, 6P0V0। कितना बन गया मेरे पास, 6P0V0। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कितने लोगों से ये बना, जरा कमेंट करके जरूर बताना बेटा। कितने लोगों से ये बना क्वेश्चन, जरा कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Two concentric spheres of radii R1 and R2 carry charges Q1 and Q2 respectively. The surface charge density is same for both the spheres. The electric potential at the common center will be। तो देखो बेटा, भाई एक बात बताओ, देखो Q1 बराबर हम क्या लिखते हैं, सिग्मा 1 इंटू में 4πR1 का स्क्वायर, है ना। ऐसा बनेगा डायग्राम, डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी द डायग्राम। अब आप समझो, इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वगैरह हमको नहीं दे रखा है। तो भैया आप समझो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इंटू में 4πR2 का स्क्वायर, है ना। अब मैंने बोला कि भाई हमको तो पोटेंशियल एट द सेंटर बताओ, तो क्या लिख देंगे, KQ1/R1। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस में KQ2/R2। सिंपल। तो यहां पर से देखो पोटेंशियल बराबर K इंटू में सिग्मा इंटू में 4πR1 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस में K इंटू में 4πR2 का स्क्वायर इंटू में सिग्मा/R। कैंसिल आउट कर दो एक एक पावर। तो यहां पर से आप देखो VC बराबर 1/4πε0
और इंटू में क्या बाहर आया 4 पाई इंटू द ब्रैकेट यू विल गेट सिग्मा R1 प्लस में सिग्मा R2। तो यहाँ पर देखो 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दो, सिग्मा को और बाहर निकाल दो, तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1 प्लस में R2। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Two cells of internal resistance R1 and R2 and are at same EMF are connected in series across a resistor of resistance capital R. If the terminal potential difference across the cells of internal resistance R1 is 0, then the value of R is। तो बेटा आप एक बात समझो कि भाई यहां पर से दो सेल आपको इस तरीके से दे रखी है, R1 और ये R2 है। ठीक है, और इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट। अब मैंने क्यों लिया ये क्वेश्चन बेटा, क्योंकि अभी तक सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, तो आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। भाई देखो दोनों का ई नेट जो बनेगा वो हो जाएगा 2E, और R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज R1 प्लस R2 प्लस में R। तो भैया जो नेट करंट आएगा सर्किट में वो कितना आ जाएगा 2E अपॉन में R1 प्लस में R2 प्लस में। अब भैया इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, मैं यहां से चलता हूं VA, तो VA माइनस IR1 प्लस का E दैट इज इक्वल टू VB। अब भैया E बराबर क्या दे रखा है आपको IR1। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो E बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 2E बाय R1 प्लस R2 प्लस में कैपिटल R और इंटू में हो गया R1। E से E को काट दो, तो R1 प्लस में R2 प्लस में कैपिटल R बराबर 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया। तो कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा बेटा R1 माइनस R2। कैपिटल R बराबर क्या आ रहा है हमारे पास R1 माइनस R2। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An infinite non-conducting sheet has a surface charge density this on one side. How far apart are equipotential surface whose potential differ by 50 volt? तो बेटा आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास होता है dV बराबर माइनस का E डॉट डी आर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कितना 50 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा, सिग्मा आपको दे रखा है कितना बेटा 0.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और इंटू में क्या हो जाएगा लेंथ। तो यहाँ पर से देखो हम लेंथ निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 100 इंटू में 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 अपॉन में 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, तो L बराबर क्या हो रहा है, ये माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो क्या बन रहा है 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 और माइनस 7, तो ये बना के बन जाएगा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, इन द मीटर्स। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स कैरिंग current carrying wires A and B are placed as shown in the figure. Each wires carries same current I. The resultant magnetic field at a point P is। तो बड़ा आप देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसी आएगी, आप देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो राइट हैंड के और फिंगर्स को पॉइंट करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में। अब अगर ये एंगल थीटा है, समझना बेटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। अब ये सिमेट्रिक फिगर है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो भैया हमारे पास बी नेट जो बन रहा है, बी नेट बराबर क्या बन जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएगी क्योंकि चार्ज करंट सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 2B साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बेटा। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो बी नेट बराबर क्या बन जाएगा, देखना 2 टाइम्स ऑफ बी, बी कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन, अब इनफाइनाइट वायर्स है तो 2 पाई
और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2a, और इनटू में क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहां पर से आप देखो बेटा बी नेट बराबर क्या बन रहा है, 2 से 2 को काट दो, म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई a इनटू में कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, इसमें थीटा बन रहा है 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई a इंटू में 1/√2। तो बी नेट कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ डायरेक्ट करंट 3I is split into 2I and I as shown in the figure. Magnetic induction at the center of loop of radius r is। तो बेटा आप देखो नीचे वाले के कारण कैसी आएगी, बाहर की तरफ, और ऊपर वाले के कारण आएगी अंदर की तरफ। तो भाई ऊपर वाले के कारण कितनी बनेगी, म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन में, समझना 2R होता है, 4R होता है। ठीक है, ये आ रही है अंदर की तरफ, तो इसको नेगेटिव ले लो, तो बी नेट निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू प्लस में इसके कारण आ रही है बाहर की तरफ आई वाले के कारण, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4R। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो बी नेट बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन में 4R। ठीक है, इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट दी ऑप्शन डी। अब यहां पर से सुनना, जीरो कब होती है बेटा, जब ये 3I आधा आधा बढ़ जाता है, 1.5I 1.5I, जब दोनों का रेजिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल। पर यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो आप जीरो लगा दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन एसी सर्किट वाले क्वेश्चन में सबकी गलती होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, आपने भी ये गलती करी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर गलती हो गई। इन एसी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी। तो भाई आप एक बात समझो, फाई बराबर क्या दे रखा है, π/3। अब हमारे पास होता है पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi। अब VRMS कितना हो जाएगा, 100/√2, IRMS कितना हो जाएगा, 100/√2 इंटू में cos π/3। तो यहां पर से आप देखो मिली एम्पियर है, तो इंटू में 10⁻³ भी कर देना। ठीक है, तो पावर बराबर क्या बन रहा है बेटा, 10⁻³ 10 आ जाएगा, 10 अपॉन में 2 इंटू में cos π/3 मतलब 1/2। तो पावर बराबर कितना बन रहा है, 2.54। पावर कितना आ रहा है बेटा, 2.54। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। बेटा जेई का पेपर भी ऐसा ही रहता है, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता, आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, ट्राई टू फाइंड आउट द 45 क्वेश्चन मार्क। जब आप उतना कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस खुद से आने लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. The smallest distance from S2 on a line passing through S2 and perpendicular to S1 S2. अच्छा, where minimum of intensity occurs is। तो देखो बेटा ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए बेटा, मैं बता रहा हूं तुमको 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम एक बात समझो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। भाई यहाँ पर आपकी स्क्रीन है, आपको ये वाले पॉइंट पे चाहिए, मैंने बोल दिया वाई। तो यहाँ पर से ये जो डिस्टेंस आ रही है, इसको मान लो S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। नाउ दिस डिस्टेंस इज 2 लैम्डा, दिस डिस्टेंस इज 2 लैम्डा। तो ये कितना बन जाएगा, √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया बेटा, बोलो यार यस और नो। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया, तबीयत खराब है। देखो ध्यान से जरा, S2 के सामने है और S1 S2 की जो लाइन है उस पे लाई कर रहा है, तो यहां पर कहीं पे लाई कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इस डिस्टेंस को बोल दिया y। तो भैया यहां पर से इस पॉइंट को P मान लो, तो S1P बराबर क्या बन जाएगा, √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और S2P बराबर कितना हो जाएगा y।
तो अगर मैं डिफरेंस बोलता हूं तो S1P माइनस S2P हो जाएगा, दैट इज द डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या बनेगा, √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, अगर मिनिमा का पॉइंट है तो हम इसको किसके बराबर लिखते हैं बेटा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, दैट इज इक्वल टू √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब इसको मान लो कुछ भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट से टी ले लेता हूं, तो टी प्लस वाई बराबर दिस √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने बोला स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ty बराबर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब भैया जो हमने टी लिया है, टी के लिए हमको कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या बनेगा हमारे पास, 2ty बराबर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ रहा है, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। अब भैया y तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, तो मतलब हमारे पास बन जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो टी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर। तो भैया टी मस्ट बी लेस देन कितना आ रहा है, 2 लैम्डा, टी मस्ट बी लेस देन कितना आ रहा है, 2 लैम्डा। प्लेस कर दो, तो y की वैल्यू, अब मिनिमम के लिए हमारे पास t की वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी। अब हमने t किसके बराबर माना था, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो भैया ये 2 लैम्डा से छोटा होना चाहिए। तो हमने मान लो क्या ले लेते हैं, t की वैल्यू, एक बार n की वैल्यू 1 डालो तो t की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई 2, एक बार n की वैल्यू 2 डालो तो t की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा बाई 2, एक बार n की वैल्यू 3 डालो तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लैम्डा बाई 2। तो ये वाली तो वैलिड नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 लैम्डा बाई 2। अब उस पर हमको y निकालना है, तो y बराबर कितना बनेगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 अपॉन में 2 इंटू 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो 2 से 2 को काट दो, y बराबर कितना बन रहा है, 7 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इंटू में 3 लैम्डा। तो भैया यहाँ पर से देखो y बराबर कितना आ रहा है, 7 लैम्डा बाय 12। बहुत ही शानदार क्वेश्चन YDSC का, बोलो यार, YDSC वेव्स किसी में भी पूछा जा सकता है। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना बेटा, कमेंट जरूर करना। मैंने बोला था लास्ट में आते आते बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज cot A बाय 2। ठीक है भाई, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, तो भैया म्यू बराबर हम लिखते हैं साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2। ठीक है, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी cot A बाय 2, इंटू में कर दो साइन A बाय 2, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, साइन A प्लस डेल्टा M बाय, अब यहां पर से इसको लिख सकते हो cos A बाई 2 साइन A बाई 2, तो ये बन जाएगा cos A बाई 2, दैट इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाय। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस A बाई 2, दैट इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो 90 माइनस A बाई 2 बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 180 माइनस A, दैट इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M। तो यहाँ पर से आप देखेंगे डेल्टा M बराबर कितना बन रहा है, 180 माइनस 2 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, the ratio of the magnitude of the power of the convex lens to that of the concave lens is 4:3 if the focal length of the convex lens is 12 centimeter, the focal length of the combination is, sorry, will be। तो भाई आप देखो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो यार देखो मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स अपॉन में कॉन्केव कितना दे रखा है बेटा, 4/3। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 12। हमको इसकी निकालना है, तो एफ डैश बराबर कितना आ रहा, 4/3, तो एफ डैश बराबर कितना आ रहा बेटा, 9 सेंटीमीटर। अब मेरे को तो नेट टोटल कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, तो पावर बराबर लिखते हैं P1 प्लस P2 बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस में 1/-9, -9 क्यों, कॉन्केव लेंस है, 1/F इक्विवेलेंट बराबर
क्या बन जाएगा 9 माइनस 12 अपॉन में 12 इंटू में 9। तो भैया एफ इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा है 12 इंटू में 9 अपॉन में 3। सो दैट इज एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, ब्लंडर कर दिया है ये। ध्यान से देखो यहाँ पर कि भैया पावर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, पावर का रेशियो दे रखा है। तो पावर P1 अपॉन में P2 बराबर दे रखा है 4/3। तो यह हो जाएगा F2/F1 बराबर हो गया 4/3। तो F2 बराबर कितना आ रहा है बेटा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर। तो P बराबर P1 प्लस P2। तो भैया P बराबर लिख दो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस में 1 अपॉन 16। तो यहाँ पर से आप देखेंगे 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा 1/3 माइनस 1/4। तो यहाँ पर से देखो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर 1/4 इंटू में 4 माइनस 3/12। तो यहाँ पर से देखो एफ इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 48 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट द हाइड्रोजन एटम the electron has a total energy of minus 13.6 electron volt. Its kinetic energy is, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये होती है नेगेटिव, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस का काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी। ये कितना बराबर होता है माइनस का 13.6। तो एज यू कैन सी द काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता था, तो ऑप्शन बी आ जाएगा अभी। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो ऑप्शन डी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। अ फिगर इज गिवन बिलो, द करंट थ्रू द बैटरी इज। तो देखो बेटा, आप समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। अब आप एक बात को समझेंगे कि भैया D1 जो है, D1 कैसा है, रिवर्स बायस। D1 कैसा है, रिवर्स बायस। तो इसके होने नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया सर्किट कैसा बन जाएगा फाइनली, आप देखो ये बन जाएगा 5 ओम, ठीक है, और ये ऐसा, और यहां पर से ये 5 ओम इधर आ रहा है, ये कितना बड़ा 20 ओम, और यहां पर से ये बैटरी लगी है 10 ओम की, सॉरी 10 वोल्ट की। अब 5 और 5 मिला के हो जाता है 10 ओम इन पैरेलल विद द 20 ओम। बैटरी लग गई 10 वोल्ट की, ठीक है। तो यहां पर से आप देखो 10 और 20 का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आर इक्विवेलेंट बराबर 20 इंटू 10/30। 0 से 0 को काट दो, आर इक्विवेलेंट बराबर आ रहा है 20/3। अब भैया मैंने बोला करंट, करंट बराबर होता है V/R। तो I बराबर क्या बनेगा 10/20 और 3 ऊपर चले जाएगा। तो I बराबर कितना बन रहा है बेटा 1.5 एम्पियर। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर आपसे सारे वीडियो हो गए बेटा, सारे क्वेश्चंस हो गए वीडियो के, तो कमेंट डाउन जरूर करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल्सो यू कैन फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब करो बेटा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और जो मैंने 45 क्वेश्चन वाली ट्रिक बताई थी उसको सभी लोग देख के जाना और उसको अप्रोच को फॉलो करना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।